मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक अहम मिशन पर भारतीय आर्मी हेडक्वार्टर में दाखिले के लिए कोशां एक आर्मी कर्नल से ताल्लुकात बना चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। उस रोज मैं सर्विसेज क्लब में कर्नल शंकर से मिलने गया। कर्नल शंकर लॉन के उसी मखसूस गोशे में मैं नोशी में मशगूल था। उसने खासी बेतकल्लुफी से मुझे खुशामदीद कहा, कई रोज की गैर हाजिरी की शिकायत की। मैंने जरूरी काम से बम्बई जाने का कहा। कर्नल शंकर ने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। उसने कई बार आंखों और चेहरे की हरकत से मुझे इशारे किए जिन्हें मैं शाम के धुंधलके में समझ न सका। थोड़ी देर बाद मैंने कर्नल शंकर को कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। उसने अब्दुल करीम को बुलाकर कहा और यूं मैं अब्दुल करीम के हमरा कर्नल के बेडरूम के टॉयलेट में चला गया। अब्दुल करीम ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा कि अगर आप नाराज ना हो तो मुझे अलहदगी में आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, अब्दुल करीम, जो बातें भी करनी है कल 11 बजे लोधी होटल में मेरे कमरे में आकर करना। अब्दुल करीम ने इस बात में सर हिलाया और मैं फिर कर्नल की महफिल में शामिल हो गया। कर्नल शंकर आज मेरी गुज़श्ता जिंदगी के बारे में जानना चाहता था। मैंने कहा, कर्नल साहब, सिर्फ नामों और जगहों का फर्क है, वरना मेरी और आपकी दास्तान एक जैसी है। आपने भी मोहब्बत में शिकस्त खाई और मैंने भी। आपने अपने गम शराब में समो लिए और मैंने बम्बई की रंगीनियों में। लेकिन ये कमबख्त दिल है कि संभलता ही नहीं। तन्हाई में दिल के जख्म फिर रिसने लगते हैं। कर्नल मुझसे तफसील सुनना चाहता था। इधर मुझे कहानी का कोई सिरा ही न मिलता था। मैंने झूठ मूठ आंखों पर हाथ रख लिया और रिंधी हुई आवाज में कहा, कर्नल साहब, आपने दबी हुई राख कुरीद कर मुझ पर बड़ा जुल्म किया है। न जाने अब कितना वक्त इस चिंगारी को राख बनते लगेगा। आप तो फौजी हैं, जज्बात पर काबू पा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है। मैं अब इजाजत चाहूंगा। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। कर्नल ने कई बार मुझे बैठने के लिए कहा और आखिर में खुद खड़ा हो गया, लेकिन मैंने ऐसी एक्टिंग की कि कर्नल भी चकरा गया। मैं करीबन रोते हुए उससे रुखसत हुआ। मेरा आज का दिन खासा मसरूफ गुजरा। मैं होटल वापस आ गया। रिसेप्शन पर मेरे लिए आशा का पैगाम मौजूद था। उसने मुझे घर पर फोन करने का कहा तो मैंने होटल लॉबी से ही आशा को फोन किया। वो घर पर ही थी। उसकी तबीयत नासाज थी और जे चंद अपने कारोबारी सिलसिले में चंडीगढ़ गया हुआ था। ढेर सारे शिकवे शिकायतों के बाद आशा ने मुझे घर आने की दावत दी। मैंने खुद अपनी तबीयत के नासाज होने का बहाना बनाकर माजरत कर दी। आशा ने बिलाखिर जब कोई चारा न देखा तो बोली, मैं आपसे आपकी बेहतरी के लिए ही मिलना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ परेशान सा हो गया। भला आशा मेरी बेहतरी के लिए क्या कर सकती थी? मैंने उसे बहुत पूछा, लेकिन उसने एक ही रट लगा रखी थी कि मिलने पर ही बताएगी। अगला दिन मेरी मसरूफियत का था। 11 बजे अब्दुल करीम आ रहा था। शाम को यशवंत से मिलना था और इस दौरान अपने साथियों से भी मिलना और सराय बैरम खान का प्रोग्राम सेट करना था। आम हालात में आशा की बात को मैं अहमियत न देता, लेकिन दुश्मन मुल्क में हिंदू बनकर रहने और जासूसी करने वाले को छोटी से छोटी बात को अहमियत देनी पड़ती है। और फिर आशा के ताल्लुकात तो फौजी और सिविल अफसरान से थे। लिहाजा मैंने आशा से अशोका होटल में 1 बजे इकट्ठे लंच करने का कहा, लेकिन आशा ने कहा कि अशोका में स्टाफ के अक्सर लोग उसे मिसेस जे चंद की हैसियत से जानते हैं, इसलिए कनॉट सर्कस में चाइनीज रेस्टोरेंट चिंगवा में वो दोपहर 1 बजे मुझे मिलेगी। मैं आशा की इस बेहतरी वाली बात से अपसेट हो चुका था। बहरहाल मौका महल की मुनासिबत से आइंदा कदम उठाने का सोचकर मैं कमरे में चला आया। दूसरे दिन ठीक 11 बजे रिसेप्शनिस्ट ने मुझे अब्दुल करीम की आमद की इत्तला दी। मैंने उसे कमरे में बुला लिया। अब्दुल करीम ने सिविल लिबास पहना हुआ था। उसने निहायत मौदबाना अंदाज में मुझे सलाम किया। मैंने उसे सोफे पर बैठने का कहा तो वो झिझका। कहने लगा, नहीं साहब, मैं कालीन पर बैठूंगा। मैंने उसे कहा कि अगर मुझसे बात करनी है तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो, और अब्दुल करीम सोफे पर झिझकते हुए सिमट कर बैठ गया। अब्दुल करीम का रवैया गैर मामूली नहीं था। सारे भारत में मुसलमानों की यही हालत है। उन्हें दूसरे दर्जे के शहरी की हैसियत दी जाती है। भारत में मुसलमान होना ही बहुत बड़ा जुर्म है। मैंने भारत में अपने कयाम के दौरान महसूस किया कि गिनती के चंद मुसलमान खानदानों के सिवा जिन्हें भारतीय हुकूमत मराद देकर डेकोरेशन पीस के तौर पर आलमी राय को अपने सेकुलर निजाम का झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल करती है, बाकी आम मुसलमानों की हालत नागुफ्ताबे है। मुसलमानों को भारत में मुलाजमतें नहीं मिलती। अगर कोई मुसलमान मामूली
दुकान से भी कारोबार शुरू करे तो इर्द गिर्द के हिंदू दुकानदार अपनी अशियाए फरोख्त की चीजों की कीमत में कमी करके उस मुसलमान की दुकान बंद करवा देते हैं। यहाँ मैं एक वाकया मुख्तसरन बयान करना चाहता हूँ जिसका मेरे मिशन से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये भारतीय मुसलमानों की हालत इज़ार का अक्कास है। इलाहाबाद के प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप नंबर 2 में भारत के एक कारोबारी और सियासी मरात याफ्ता खानदान के सरबराह को तकरीर करने या ब्रेन वॉशिंग करने के लिए लाया गया। उसने पाकिस्तानी फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि आप खामखा भारत से जंग करके अपनी जानें ज़ाया करते हैं। भारत हो या कश्मीर, भारतीय मुसलमान और हिंदुओं से यकसा सलूक किया जाता है और यही वजह है कि भारतीय लोकसभा यानी नेशनल असेंबली में भारतीय मुसलमान जो अक़लियत में हैं उनके लिए कोई अलहदा कोटा मुकर्रर नहीं है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई फर्क नहीं, सबसे बराबर का सलूक किया जाता है और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद हूँ। मैं मुसलमान हूँ, सनतकार भी हूँ और सियासत में भी हूँ। अगर भारत में मुसलमानों के साथ यकसा सलूक न किया जाता तो आज मैं इस मर्तबे पर न होता। गर्जे के उसने खासी लंबी तकरीर छाड़ी, बाकी तो सब खामोशी से उसकी बकवास सुनते रहे, लेकिन एक पाकिस्तानी सूबेदार से बर्दाश्त न हो सका। वो खड़ा हो गया और सवाल की इजाजत चाही। मैं उस सूबेदार से पाकिस्तान में भी मिल चुका हूँ। खुद उसकी जबानी मकालमा कुछ यूं था। सूबेदार ने पूछा, जनाब भारत में मुसलमानों की आबादी का तनासुब क्या है? सनतकार ने जवाब दिया, मुसलमान भारत की कुल आबादी का 8वां हिस्सा है। सूबेदार ने पूछा, क्या आप मुसलमानों को मार्शल रेस यानी जंगजू कौम तस्लीम करते हैं? सनतकार ने कहा, यकीनन मुसलमान मार्शल रेस हैं। सूबेदार ने कहा, और आपके कहने के मुताबिक भारत में मुसलमानों से यकसा सलूक किया जाता है? सनतकार बोला, जी ये बात बिल्कुल सही है। सूबेदार ने कहा, तो जनाब ये बताइए कि आपके मुल्क की आबादी का 8वां हिस्सा जंगजू कौम मुसलमानों पर मुश्तमिल है, तो फिर 1947 से आज तक 25 बरस में आपकी फौज में कितने मुसलमान जनरल बने हैं? मैं यकीन से कह सकता हूँ कोई नहीं। सनतकार शर्म से पसीने में शराबोर हो गया और तकरीर अधूरी छोड़कर वापस चला गया और पाकिस्तानी सूबेदार को सच बोलने की पादाश में 21 रोज की कैद तन्हाई मिली और उसका राशन भी आधा कर दिया गया। मैंने भारत में क़याम के दौरान अच्छी तरह से महसूस किया कि भारतीय हिंदू मुसलमानों से खुदा वास्ते का बैर रखते हैं और उन्हें बिला वजह जलील ख्वार करने और बिला सबब कत्ल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। हिंदू खुद वही बात करें तो हर्ज नहीं, लेकिन अगर वही बात भारतीय मुसलमान करें तो हिंदू धर्म पर हमला करने का बेबुनियाद इल्जाम लगाकर हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू कर दिए जाते हैं, जिनमें मरने वाले मुसलमान जो कुल आबादी का 8वां हिस्सा है उनकी तादाद हिंदुओं से कई गुना ज्यादा होती है। दिल्ली में अशोका और अकबर होटल भारत सरकार की मिल्कियत हैं। इन होटलों में यूरोपियन और अमरीकी गाहकों को गाय माता का गोश्त खुले बंदों पेश किया जाता है, लेकिन इसी गाय माता को अगर कोई मुसलमान सब्जी फरोश अपनी सब्जी बचाने के लिए हल्का सा डंडा भी मार दे तो हिंदू धर्म की पवित्र गाय माता की बेइज्जती को जवाज बनाकर एक हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। हनुमान की निस्बत से बंदर हिंदू धर्म का एक अहम देवता है। भारत सरकार अपने इसी देवता को हर साल 40,000 से ज्यादा तादाद में डॉक्टरी तजर्बात के लिए गैर ममालिक को फरोख्त करती है, जो इस देवता की चीर फाड़ करते हैं। मैंने बंबई से 12-14 मील समंदर के अंदर एलिफेंटा जजीरे पर, जहां चट्टानों में कोरुओं की बनाई हुई रिहाइश गाहें और सुरंगें हैं, वहां लातादाद बंदर मौजूद हैं जो पिकनिक मनाने वालों का खाना झपट लेते हैं। मैंने एक मुसलमान को बंदर को कंकर मारने की पादाश में बेतहाशा पिटते देखा है। इसी से आप भारत में मुसलमानों की हालत इज़ार का बखूबी अंदाजा कर सकते हैं। अब्दुल करीम का मेरे कमरे में सोफे पर बैठने से झिझकना उसकी जहनी हालत की अक्कासी करता था। एक हिंदू चाय के व्यापारी, जबकि वो व्यापारी उसके कर्नल का दोस्त भी हो, एक मामूली मुसलमान सिपाही सोफे पर उसके साथ बैठने का सोच भी नहीं सकता। मैंने अब्दुल करीम की झिझक दूर करने के लिए उससे बेतकल्लुफी की बातें शुरू की, उसके लिए ठंडे मशरूब मंगवाए और जब कुछ देर में अब्दुल करीम ने नॉर्मल बिहेव करना शुरू किया तो मैंने उससे पूछा कि क्या जरूरी बात करनी है। अब्दुल करीम ने अपने हवास को मुज्तमा करते हुए जो कुछ कहा उसका लुबाब ये था कि जिल्लत सहते सहते अब वो बेहाल हो चुका है और उसमें सूरत हाल को मजीद बर्दाश्त करने की अब सकत नहीं। वो रोते रोते मेरे पाँव में गिर गया। मैंने उसे फौरी उठाया और सोफे पर बिठा दिया। हिंदू अफसरों की गालियों और रवैये से ये मुसलमान सिपाही इतना मायूस हो चुका था कि मुझे मोम करने के लिए हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक उसने मेरे पाँव छूने चाहे। बोला, मैं घुट घुट कर मरने लगा था। आपके रवैये ने ढारस बंधाई तो आपसे बात करने का हौसला हुआ। आपकी कर्नल साहब से गुफ्तगू से मुझे मालूम हुआ है कि आपका
मेरा बम्बई में चाय का कारोबार है। खुदारा मुझे यहाँ से बम्बई ले चलिए। मैं जिंदगी भर आपकी खिदमत करता रहूंगा और आपको मुझसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब्दुल करीम को मैंने फिर दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हूँ और मैं मुतासिब भी नहीं हूँ, लेकिन फौज से भाग जाने की वजह से तुम डिजर्टर यानी भगोड़े बन जाओगे। पुलिस तुम्हें तलाश करेगी और या तो तुम पकड़े जाने पर लंबे अरसे के लिए जेल जाओगे, वरना सारी जिंदगी मफरूर की हैसियत में ही गुजार दोगे और पुलिस तुम्हारे रिश्तेदारों को वक्त बे वक्त तंग करती रहेगी। ये कहकर मैं खामोश हुआ और जरा तौक़ुफ़ के बाद उसे कुरेदने और टटोलने के लिए कहा, तुमने अच्छी तरह से देख लिया होगा कि हमारे मुल्क में मुसलमानों के साथ कैसा जलील सलूक किया जाता है। मैं बहुत खुले दिल का आदमी हूँ और अपने धर्म की तंग नजरी से नाला हूँ। बम्बई में मेरे अक्सर दोस्त मुसलमान हैं और उनसे मजहबी गुफ्तगू के दौरान इस्लाम की वुस्अत नजर और फरासत का कायल हो चुका हूँ। एक आध समाजी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से अभी तक खामोश हूँ, वरना मैं कब का इस्लाम कबूल कर चुका होता। मेरी ये बात सुनकर अब्दुल करीम की बातें खिल गईं और वो मुझे इस्लाम की खूबियां बताने लगा। मैंने उसे टोक दिया और कहा कि मैंने इस्लाम का बहुत गहराई से मुताल्ला किया है, लिहाजा तुम इस मौजू को छोड़ो और अपनी बात करो। तुम एक अच्छे और शरीफ खानदान के फर्द हो और हालात का शिकार हो। मैं तुम्हारी भरपूर मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो अंग्रेजी तो नहीं लेकिन हिंदी और उर्दू लिख सकता है। मैंने उसे कहा कि मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो वो सब कुछ लिख सके जो उसके जहन में हो। तुम यूं करो कि अपने कर्नल के ख्यालात, जज्बात और काम के मुतालिक जो कुछ भी तुम्हारे इल्म में है वो लिख दो। मैं 3-4 रोज बाद तुम्हारे कर्नल के पास जाऊंगा और वहीं पे मौका देखकर तुम मुझे अपनी तहरीर दे देना और ख्याल रखना कि तुम्हारे कर्नल या किसी को भी इसका इल्म न होने पाए। तुम्हारी तहरीर से मैं अंदाजा लगा लूंगा कि तुम मेरे कितने काम के आदमी हो। उसके बाद ही मैं तुम्हारे मुतालिक फैसला करूंगा। अगर तुम मेरे इम्तिहान में पूरा उतरे तो तुम्हारी सोच से भी बढ़कर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। गर्जे के इसी तरह की उम्मीद बीम की बातों के बाद मैंने अब्दुल करीम को 500 रुपए देकर रुखसत किया। 1 बजने के करीब था और मुझे चाइनीज रेस्टोरेंट में आशा से मिलना था। जब मैं रेस्टोरेंट में पहुंचा तो आशा मेरी मुंतजिर थी। रस्मी कलिमात के बाद आशा ने मेरी बेअतनाई के शिकवे शुरू कर दिए। कहने लगी, आप मिले तो मैं समझी कि मेरी मंजिल मुझे मिल गई। शायद ये मेरी भूल थी। भला बम्बई की रंगीन जिंदगी से मानूस शख्स की नजरों में मेरी क्या वक़्त। मैंने आपसे यूं ही अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। आशा काफी देर बोलती रही और मैं सोचता रहा कि वो मेरी बेहतरी वाली बात क्यों नहीं कह रही जिसके मुतालिक उसने गुज़श्ता शाम मुझे टेलीफोन पर बताया था। मैंने महसूस किया कि जब तक आशा को पुरउम्मीद बातों से राम न कर लूं वो मुझे कुछ नहीं बताएगी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, देखो आशा, हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ और खामियां होती हैं और मेरी खामियों में एक बड़ी खामी ये है कि मैं इजहार मोहब्बत में अल्फाज का सहारा लेने में हमेशा नाकाम होता हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उससे भरपूर इजहार मोहब्बत न कर सका, जिसके नतीजे में वो किसी और की जीवन साथी बन गई। उस लड़की के बाद जीवन में एक बहुत बड़ा खला रहा। जब तुम मिली तो मैंने समझा कि मेरे जीवन में भी शायद बहार आ जाए, लेकिन तुम शादीशुदा हो, तुम कैसे मेरी जीवन साथी बन सकती हो। मैं फितरतन बहुत पॉजेसिव हूँ। अगर तुम मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हारे बगैर किसी क्लब में या पार्टी में न जाता और तुम्हारे सिवा किसी के साथ न नाचता और न ही तुम्हें नाचने देता। ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसका किसी मर्द की जबान से अपने लिए इजहार मोहब्बत और उसके हुस्न की तारीफ सुनना है। मैं उसे मुख्तलिफ शेर सुनाता गया और आशा के हाथ की मेरे हाथ पर गिरफ्त मजबूत होने लगी। मैंने कहा, देखो आशा, मेरे जज्बात और ख्यालात की राह में तुम्हारी जिंदगी के लम्हात किस बुरी तरह हायल हैं। तुम आज एक मर्द की बगल में होती हो तो कल दूसरे की, कभी शौहर के साथ और कभी दोस्तों के हमरा। इन हालात में ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हें अपनी मंजिल समझूं और तुम मुझे। आशा की आंखें अपनी हकीकत की तलखी बर्दाश्त न कर सकी और छलकने लगी। उसने अपने रुमाल से आंसू साफ किए। जब वो जरा संभली तो कहने लगी, विनोद जी, बरसों से मेरा ज़मीर जिस बात पर मुझे कायल न कर सका, आपने चंद मिनट में वो बात मुझे समझा दी। यकीन जानिए मैं दिल से आपकी पूजा करती हूँ। पहली मुलाकात के वक्त से ही मैं आपको दिल की गहराइयों से चाहने लगी हूँ। आपको पाने के लिए मैंने कितने जतन किए। होटल में आपके कमरे में आई, ब्रिगेडियर के बेटे से आपको महज इसलिए मिलवाया कि आप में जज्बा रकाबत पैदा हो, लेकिन ये मेरी भूल थी और आप मुझसे दूर होते चले गए। अब मैं आपको और सच्चाई को समझ चुकी हूँ। अगर आप मेरे माजी को फरामोश कर दें तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आज से बल्कि अभी से ही आप एक नई और बदली हुई आशा को देखेंगे। मैंने कहा, आशा, ये सब कहना आसान है और करना मुश्किल, और फिर तुम शादीशुदा हो, क्या तुम्हें जयचंद इतनी आसानी से छोड़ देगा? आशा कहने लगी, यही तो बताने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। जयचंद ने MES के ब्रिगेडियर से, जिसके लड़के से मैंने आपको मिलवाया था, एक बहुत बड़ा ठेका इंतहाई कम रेट पर हासिल किया है
और ब्रिगेडियर को 25 लाख रुपए रिश्वत दी है। इस ठेके के हुसूल में एक मिनिस्टर भी शामिल है जिसका ठेके से हासिल होने वाला मुनाफे में आधा हिस्सा है। मेरे पूछने पर आशा ने बताया कि उसके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर है जिस पर उसने जयचंद, ब्रिगेडियर और मिनिस्टर की सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड की है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में ब्रिगेडियर, मिनिस्टर और जयचंद की मुलाकातें जयचंद के आलीशान बंगले में ही होती थी। मैंने कहा, आशा तुमने कल मुझे मेरी बेहतरी का क्या कहा था? भला इस ठेके के अंदरूनी हालात जानने से मेरी क्या बेहतरी होगी? आशा ने बड़े मासूमाना अंदाज में कहा, क्या मैं आपकी बेहतरी नहीं? और मैं कोई जवाब न दे सका। आशा ने कहा कि इस रिकॉर्डेड गुफ्तगू की वजह से जयचंद न सिर्फ मुझे आजाद कर देगा बल्कि मेरी जबान बंद रखने के एवज भारी रकम भी देगा और फिर आपके साथ मैं आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आशा को क्या जवाब दूं। मैंने यूं ही कह दिया, आशा अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है तो क्या वो कैसेट मुझे सुनवा सकती हो? आशा ने फौरन ही अपना बैग खोला और उसमें से एक दरमियाने साइज का टेप रिकॉर्डर निकाल कर मुझे दिया। बोली, ये टेप रिकॉर्डर भी आपका और कैसेट भी आपकी। अब तो मैं आपकी इजाजत के बगैर कोई कदम न उठाऊंगी। इधर मेरी हैरानी और परेशानी बढ़ती जा रही थी। नामालूम अंदाज में आशा ने मुझसे अपनी सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी और उसे मेरी हकीकत का जर्रा भर इल्म न था। मुझे आशा से जर्रा भर भी जज्बाती लगाव न था। मेरी उससे अब तक जितनी भी मुलाकातें हुई थीं उनमें मेरे पेश नजर एक ही मकसद था कि अपने वतन की आबरू और इज्जत में इजाफा हो, जिसके लिए मैं जिल्लत की इंतहाई गहराइयों में भी गिरने को तैयार था। मैंने आशा को कहा कि वो मुझे कांटेक्ट करने में एहतियात बरते और अगर कभी इत्तेफाकन उसका अपने शौहर के हमरा मेरा आमना सामना हो जाए तो मुझे इग्नोर करे। जवाबन आशा ने कहा कि अब वो अपने शौहर या किसी दूसरे के हमरा कभी बाहर न जाएगी, लेकिन मुझे हर रोज फोन करेगी और ये कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन उसे जरूर मिलूं। खाना तो हम कभी का खा चुके थे। रेस्टोरेंट से पहले आशा बाहर निकली और अपनी गाड़ी में चली गई। चंद मिनट के बाद मैं बाहर निकला और टैक्सी लेकर अपने साथियों के घर की तरफ चल दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।